अरे यार, क्या तेरे को पता है बिटकॉइन की वैल्यू 20 लाख को टच कर गई। हाँ यार, सुना तो है, लेकिन ये बिटकॉइन होता क्या है? यार तेरे को बिटकॉइन नहीं पता? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे चलती है। यार क्या क्रिप्टो करेंसी, क्या है ये सब ब्लॉकचेन वगैरह? यार आज की मॉडर्न दुनिया में तेरे को यही नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या है? रुक, अभी तेरे को समझाता हूँ मैं। अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी हम समझने वाले हैं कि बिटकॉइन, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आराम से फोन को पोर्ट्रेट मोड पर करके बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। दोस्तों, बिटकॉइन की आजकल इतनी हाइप बनी हुई है कि हर कोई इंसान पूछ रहा है ये बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को इस चीज के बारे में बताया जाए और उनकी नॉलेज को थोड़ा एनहेंस किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जहां हमें ये न्यूज सुनने को मिलती है कि बिटकॉइन 3,000 से 20 लाख पर पहुंच गया, उसके साथ साथ हमें ये न्यूज भी सुनने को मिलती है कि बिटकॉइन इलीगल है, किसी ने किडनैपिंग के लिए बिटकॉइन की डिमांड करी है। तो अगर ये इलीगल है तो क्या कहीं हम इसमें फंस तो नहीं जाएंगे? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन एक करेंसी है। बिटकॉइन को समझने से पहले हमें पहले करेंसी को समझना पड़ेगा कि ये करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। दोस्तों, शुरुआत में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम होता था। जैसे मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो मेरे को अगर चावल चाहिए तो मैं आपसे चावल ले लूंगा और आपको गेहूं दे दूंगा, तो हम दोनों का काम चल गया। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। जैसे आपके पास चावल है लेकिन मेरे को दूध चाहिए और आपको चीनी चाहिए, और जिसके पास चीनी है उसे गेहूं चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बाद में कॉइन्स डिस्कवर किए गए, जैसे सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड कॉइन्स से बाद में ट्रांजैक्शन होने लगी। तो जितना भी गेहूं मेरे को चाहिए होगा तो मैं आपको गोल्ड का कॉइन दे दूंगा और उतना आपसे गेहूं ले लूंगा। आपको जो भी चीज चाहिए होगी वो आप गोल्ड कॉइन आगे देकर उस चीज को खरीद सकते हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ज्यादा गोल्ड होने पर उसकी कैरी करने की प्रॉब्लम। मान लीजिए बहुत सारा सामान अगर आपको खरीदना है तो बहुत सारा गोल्ड कैरी कैसे करोगे, आप उसको स्टोर कैसे करोगे? तो बाद में गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना गोल्ड हमारे पास रख दीजिए और उसके बदले हम आपको एक नोट देंगे। उस नोट से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो और उस नोट के बदले हमारे पास आपका गोल्ड रखा ही है। तो मार्केट में जो भी नोट जाता, जैसे 500 रुपए का मैंने सामान लिया, तो लोगों को पता था कि उस 500 रुपए के बदले उसके पीछे 500 रुपए का गवर्नमेंट के पास गोल्ड रखा हुआ है। तो गोल्ड की बैकिंग दी गई रुपीज को, जिससे कि बाद में नोट चलने लग गए। उसके बाद थोड़ा टाइम और बीता, तो इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को काफी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि कोई रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट कंट्री को रिसेशन से निकालने के लिए बहुत सारे नोट प्रिंट करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे लोगों के हाथ में जाए और लोग ज्यादा खर्च करें, जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। लेकिन ज्यादा मनी प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट को और ज्यादा गोल्ड चाहिए। वो ज्यादा गोल्ड रखेगी जब भी तो ज्यादा नोट प्रिंट कर सकती है, लेकिन गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो गवर्नमेंट और ज्यादा गोल्ड कहां से लाए? तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को तोड़कर डायरेक्ट नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। और उस पे आपने अगर नोटिस किया होगा तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं कि मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वादा करता हूं। तो उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग आ गई। अब गवर्नमेंट जितने चाहे नोट प्रिंट कर सकती है, उसको उतना उसके पीछे सोना रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये अब इतनी बड़ी रामायण मैंने सुना दी, तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो दोस्तों, ये जो सिस्टम चल रहा है फिलहाल करेंसी का, इसमें मेजरली दो प्रॉब्लम्स निकल के आती है सामने। पहली कंट्रोल की और दूसरी महंगाई की। कंट्रोल की ये कि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का उस करेंसी पर। गवर्नमेंट जब चाहे उस करेंसी की वैल्यू जीरो कर सकती है। जो कागज का नोट आपके पास है वो सिर्फ एक कागज बन के रह जाएगा। तो देखिए, जैसे गवर्नमेंट जब ज्यादा नोट प्रिंट करती है तो ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में जाता है, जिससे कि लोग ज्यादा खर्चते हैं। जब ज्यादा खर्चते हैं तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, और जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो चीजों के प्राइस राइज हो जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंट्रोल की प्रॉब्लम काफी हद तक जो डिजिटल मनी है, जैसे कि हम अपना पैसा बैंक में रख देते हैं तो अकाउंट में जो बैलेंस हमें शो करता है तो उसे हम पेटीएम, गूगल पे या बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर लेते हैं, डिजिटली उसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो पैसा हम बैंक में रखते हैं उसकी भी हमारे पास सेफ्टी नहीं है,
क्योंकि जब हम पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास रख के आगे फर्दर उस पैसे को लोन पर दे देता है, और ये बैंक के हाथ में है कि बैंक उस पैसे को किसको लोन पर देता है। मान लीजिए कल को वो पैसा डूब गया तो लॉस तो ओवरऑल हमारा होगा, और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट भी उस बैंक को बचाने के लिए आ जाती है और गवर्नमेंट हमारे पैसे वापस करती है, तो गवर्नमेंट पैसे वापस कहां से करेगी? वो ओवरऑल मनी प्रिंट करेगी, और जिससे कि ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन बनाया। अब ये सतोशी नाकामोटो इंटरनेट पर तो यही नाम दिया गया है, बाकी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ऐसे इस नाम का कोई आदमी था भी या नहीं, पर ऐसा ही कुछ बताया जाता है कि इस नाम के इंसान ने बिटकॉइन की खोज करी। तो बिटकॉइन इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करता है? देखिए, बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये ब्लॉकचेन क्या होता है कि जैसे मैं कुछ पैसे आपको भेजता हूं तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें ब्लॉक्स ऐड होते चले जाते हैं। जैसे जो पैसा मैंने आपको भेजा तो उन ब्लॉक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, और एक बार जो ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड हो जाती है वो कभी भी हम उसको मिटा नहीं सकते। अब वो पैसा जैसे आपने किसी और को भेजा तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक की चेन में अपडेट होता चला जाएगा, और जो कि दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में स्टोर होता चला जाएगा। तो अगर गलती से मान लीजिए मेरा कंप्यूटर या एक कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो कहीं से भी आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो, और आप पता लगा सकते हो कि ये बिटकॉइन किसके पास गया है, कैसे गया है, और उससे फिर आगे कहां गया है। तो वो पूरी एक चेन बनती चली जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पैसा कहां गया है, कैसे उसे यूज किया गया है। दूसरा क्या है कि बिटकॉइन जो है लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं किए जा सकते, जिससे कि ये जो हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे हम जब प्रिंट करते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, तो ये उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो दोस्तों ये है बिटकॉइन जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। तो जैसे बिटकॉइन जो है इस चीज के लिए बनाया गया कि जो हमारी करंट सिचुएशन है करेंसी एक्सचेंज की, जो नोट हम एक्सचेंज करते हैं जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है, तो कोई भी रेगुलेशन ना रहे और सब लोग आपस में ही मनी को एक्सचेंज कर सकें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि जब अगर आप हम कोई बिटकॉइन के थ्रू लेन देन कर रहे हैं तो क्या ये दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट को रास आएगा? क्या गवर्नमेंट चाहेंगी कि उनकी कंट्रोल से बाहर कोई चीजें हो जाए? तो बहुत सारी कंट्रीज ने तो इस पर रेगुलेशन बना दिया है। इंडिया में शुरू में इसको इलीगल बताया गया था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद अभी मैं पढ़ रहा था आरबीआई भी कुछ रेगुलेशन लाने वाला है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग के ऊपर जो है टैक्सेशन लगाने वाला है। और दूसरा दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये किसी की रेगुलेशन के अंडर तो आता नहीं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा बिटकॉइन किसने किसको भेजा है। क्योंकि जैसे अगर आप कोई भी पेटीएम अकाउंट या फिर कोई फोन पे अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपकी आईडी लगती है, वो आपके बैंक के थ्रू बैक होता है, तो पता रहता है कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रही है। अब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कहां कौन किसको कर रहा है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे कि जैसे लोग किडनैपिंग करके एक्सटॉर्शन मनी बिटकॉइन की फॉर्म में मांगने लगे ताकि उनको कोई पकड़ ना सके। और क्योंकि ये किसी रेगुलेशन के अंडर नहीं आता और सरकार इसको बैक नहीं करती, तो मान लीजिए कल को अगर आपका कोई आईडी पासवर्ड गुम हो जाता है और आपका बिटकॉइन खो जाता है, या फिर बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो आपका बिटकॉइन चुरा लेते हैं, या कोई हैकिंग के जरिए आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इस पर बैकिंग नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में और गैम्बलिंग में क्या फर्क होता है। ये आप जरूर सोच के कमेंट जरूर करिएगा, मेरे को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करी जाती है। जैसे कि अगर आप किसी लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको 10 दिन बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद तो बेचते नहीं, और जो भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है उससे रिटर्न की फॉर्म में हमें कुछ मिलता है। अगर आप फार्म लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप कुछ फसल उगा सकते हो, या फिर किसी रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको रेंट मिलता है। किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके पीछे एक कंपनी होती है जो कि काम करती है, जिससे कि उसके प्रॉफिट्स जब बढ़ते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, शेयर का प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये सब हमारी इन्वेस्टमेंट है जिनको कि कोई ना कोई चीज बैक करती है, जैसे लैंड बैक करती है या कोई कंपनी बैक करती है, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है जिसे कोई चीज बैक नहीं करती, और आपने देखा होगा कि ऐसी चीजों पे रिटर्न हाई होते हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे अगर आपने कभी क्रिकेट की गैम्बलिंग वगैरह के बारे में सुना होगा या कैसीनोज के बारे में सुना होगा, तो उसमें पैसे कम लगाए जाते हैं लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज को हम इन्वेस्टमेंट तो कह नहीं सकते, ये एक प्योरली गैम्बलिंग होती है।
अब आप मुझे बताइए कि बिटकॉइन को जब कोई गवर्नमेंट बैक नहीं करती, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है, कभी भी उसका प्राइस ऊपर नीचे चला जाता है, हमें उसका ये भी नहीं पता कि प्राइस ऊपर नीचे जाता क्यों है, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगी या फिर गैम्बलिंग होगी। देखिए, किसी भी करेंसी का प्राइस दो चीजों की वजह से बढ़ सकता है। या तो उसकी डिमांड ज्यादा हो, जैसे कि अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हो तो अमेरिका की इकोनॉमी जब अच्छा करेगी तो डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे, या फिर आप रुपी में जब इन्वेस्ट करोगे तो इंडिया की इकोनॉमी जब अच्छा करेगी तो रुपी के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो रुपी जो करेंसी है उसको इंडिया बैक करती है, लेकिन क्या बिटकॉइन को कोई चीज बैक करती है? नहीं करती। दूसरा, करेंसी का यूज केस, जैसे रुपी अगर आपके पास है तो आप उससे कोई चीज खरीद सकते हो, या डॉलर अगर आप खरीदते हो तो अमेरिका में जाकर आप उससे कोई चीज खरीद सकते हो। लेकिन क्या बिटकॉइन से आप कुछ खरीद सकते हो? तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है काफी कंपनीज उसे एक्सेप्ट करती भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या बर्गर किंग है, काफी कंपनी एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन क्या जनरली आप उसे एज ए करेंसी कहीं भी यूज कर सकते हो? और बिटकॉइन में जिसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, जिसका प्राइस दिन में 30% ऊपर नीचे हो जाता है, कब तो आपके पास 20 लाख के बिटकॉइन पड़े होते हैं और कब उसकी वैल्यू 3000 पे आ जाए पता भी नहीं चलता। तो ये दोनों ही करेंसी के यूज को बिटकॉइन पूरा नहीं करता, और मेरे हिसाब से ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक गैम्बलिंग है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो भले ही आप बिटकॉइन को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आई डोंट थिंक सो कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का कोई भी रीजन हमारे पास है। क्योंकि दोस्तों, बिटकॉइन अगर 3000 से आपको 20 लाख तक पहुंचा सकता है तो आपको वो 20 लाख से 3000 तक भी दोबारा पहुंचा सकता है। ये दोनों चीजें हमें देखकर चलनी चाहिए, क्योंकि न्यूज में बड़ी बड़ी चीजें तो सभी दिखा देते हैं, लेकिन किसका पैसा कितना डूबता है वो कोई नहीं दिखाता। और एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इस चीज में अपना लॉस ही करवाता है। बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं वो एक बार में फटाफट उसके प्राइस को ऊपर लेके जाती हैं, धड़ाधड़ बाइंग करती हैं, और फिर जब उनका टारगेट अचीव हो जाता है तो फटाफट उसको सेलिंग करके उस प्राइस को गिरा भी देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो चीज हमेशा देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट सच में इन्वेस्टमेंट है या गैम्बलिंग है, और दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती है या नहीं। आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसे समझते हो या नहीं। जैसे अगर आप किसी लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है उसकी कागजी कार्रवाई क्या है, या फिर उस पर कैसे रिटर्न बनाया जाएगा। किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और उसका रिटर्न कैसे आता है। और अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉपर उसकी जानकारी होनी चाहिए कि बिटकॉइन क्या है और कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों, मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये और अच्छा करे, गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ जाए, उसके बाद हमें इसमें और एडवांसमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपका ये वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।